कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उससे आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ी। लगभग हर क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। कच्चे धागे की बात करें तो उसकी वजह से कच्चे धागे और यार्न की कीमतों में 20% तक का उछाल आने से भारत का रेडीमेड गारमेंट उद्योग संकट में आ गया। पिछले साल जहां भारत के रेडीमेड गारमेंट उद्योग का निर्यात 12 अरब डॉलर का रह गया, वहीं बांग्लादेश 30 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाला गारमेंट उद्योग क्यों मुश्किलों में है, क्या समस्याएं उसके आगे हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो पीस है हमारे यहाँ पे जो हम बना के भेज रहे हैं, ये हम $8.5 का दे रहे हैं, जिसमें लेस भी लगी है और एम्ब्रॉयडरी भी है। अब यही पीस बांग्लादेश से उनको अभी उनका टारगेट प्राइस नया आया, जो अभी 6000 पीस का ऑर्डर आया है, वो कह रहे हैं ये पीस हमें $6.25 में चाहिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हम $8.5 पीस बेच रहे हैं और अब 6.25 में उनको कहाँ से दे देंगे। इन्हीं सब दिक्कतों के चलते भारत का रेडीमेड गारमेंट व्यवसाय बांग्लादेश, चीन और वियतनाम के मुकाबले पिछड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में रेडीमेड गारमेंट बनाने की 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। लेकिन पहले कोविड की बंदी और अब महंगे यार्न और कच्चे धागे ने रेडीमेड कपड़े के व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। आंकड़ों को अगर देखें तो पता चलता है कि भारत का रेडीमेड गारमेंट का निर्यात 2018-19 में करीब $16 बिलियन, 2019-20 में $15 बिलियन और 2020-21 में घटकर $12 बिलियन ही रह गया। जबकि इस दौरान बांग्लादेश का कुल निर्यात $30 बिलियन के आसपास रहा। खुद नोएडा रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के प्रधान ललित ठुकराल कहते हैं कि महंगे यार्न और कच्चे धागे के चलते रेडीमेड गारमेंट का काम बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहा है। बाहर के मुल्कों में, वियतनाम में या आप बांग्लादेश की बात करते हैं, उनका FTA अरेंजमेंट है यूरोप के साथ, हमारा नहीं है। उनको ड्यूटी नहीं लगती वहाँ से, वहाँ लेबर भी सस्ती है। हमारे यहाँ पे कपास हमारी, यार्न हमारा, माल कपड़ा जो है हम वो वहाँ भेज रहे हैं, वो कपड़ा बना रहे हैं, उसके बाद में उसके गारमेंट बना रहे हैं, तो हमारी जो लेबर पोर्शन है वो सब वहाँ जा रहा है। वही माल आप देखिए, आज आप हमारे हिंदुस्तान के स्टोरों में देखिए, मेड इन बांग्लादेश के गारमेंट मिल जाएंगे और हमसे सस्ता बेच रहे हैं। क्यों? कि हमारे को जो कपड़ा कॉटन का है वो हमारा महंगा हो गया है। हमको यार्न जो दिया जा रहा है, यार्न के बाद जो कपड़े के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी ले रहे हैं सब, ये वो बहुत ज़्यादा है। हमारे टोटल 20 से 30% तक हमारे को कपड़े में महंगाई आ गई है। एक तरफ भारत के रेडीमेड गारमेंट का निर्यात कम हो रहा है, लेकिन भारत से यार्न और कच्चे धागे का निर्यात बढ़ रहा है। भारत का 70% कपास और यार्न चीन, बांग्लादेश और वियतनाम को निर्यात होता है। हाल फिलहाल के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा 37% यार्न बांग्लादेश को निर्यात होता है। पिछले 2-3 महीनों में भी इंडिया में और ग्लोबली भी कॉटन के भाव करीब 20 से 25% बढ़ गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पैकिंग मटेरियल का खर्चा बढ़ गया है, लॉजिस्टिक्स में तकलीफें हैं, कंटेनर नहीं मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। इन सब चीज़ों की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस साल कपड़ा उद्योग से $400 बिलियन का टारगेट रखा गया है। लेकिन भारत में अगर यार्न के दाम न घटे तो रेडीमेड गारमेंट की मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत अगर कच्चे माल के निर्यात से ज्यादा तैयार माल के निर्यात पर जोर दे तो उससे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी आ सकती है और घरेलू कामगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर भी मिल सकते हैं। यही वजह है कि भारत के रेडीमेड गारमेंट जो निर्यातक हैं, उनकी ये मांग है कि उन्हें बांग्लादेश और चीन के मुकाबले सस्ता कच्चा माल मिले। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में जंगल के इलाके में बना खोरी गांव अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। अरावली की पहाड़ियों का जो जंगल था, वहां इस गांव को बसा दिया गया था। 172 एकड़ जमीन जहां पर लोग बसे थे उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन 1 लाख की आबादी यहां पर थी और
वहां लोगों के हालात काफी खराब हैं। इन लोगों को गलत तरीके से यहां की जमीन बेच दी गई। जब ये जमीन बेची जा रही थी तब प्रशासन मुंह मोड़े था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है लागू हुआ है, जो होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। फरीदाबाद का खोरी गांव ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब यहां 10,000 परिवार और 1 लाख लोग आबाद थी। अब ये गांव पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। हर तरफ मलबा है। गांव के अधिकतर लोग यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहां से जाने को तैयार नहीं। इसी मलबे में जिंदगी की आस खोज रहे हैं। विमला देवी और उनके बुजुर्ग पति मुन्ना लाल सालों से यहाँ रह रहे थे। अब घर की जगह मलबा है। पूरे गांव में ना तो बिजली है और ना ही पानी। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शादी के लायक 3 लड़कियां हैं। कहते हैं गांव की जमीन बेचकर यहाँ घर लिया था, अब कहाँ जाएं? गांव से बेच के यहाँ लगा दिया। हम सब बर्बाद हो चुके। हम कहाँ जाए सर? हमें है ही मार दो, है ही मर जाए हम। ऐसी सर ऐसी रहा था। हमें ऐसी जो झोपड़ी डाले 5,000 रुपया महीना का हम किराया दे सके, कहाँ से ले आएंगे? खाना तो भारी है, फिर 5,000 रुपये कहाँ से देंगे? ये आप लड़की है तो अपनी 3 लड़की हैं, 3 बार मेरठ हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, 2 बहू हैं, वे अपने अलग रहते। अब हम बुढ़ा बुढ़िया हैं, हम कहाँ जाएंगे? फातिमा बेगम भी पूरे परिवार के साथ खुले आसमान में अपने घर के मलबे के ऊपर इस झोपड़ी में बैठी हैं। 22 साल से खोरी गांव में रह रही थीं। परिवार में 9 लोग हैं, जिनमें बच्चे और लड़कियां हैं। इनके पास बिजली के बिल और राशन कार्ड सब हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रात में अंधेरा और कीड़े इनकी परेशानियां बढ़ाते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? खून पसीना के लगा के बनाए थे, एक पैसे जोड़ जोड़ के बनाए थे, और जब टूट गया तो क्या करने? आप देख ही रहे हो, पन्नी लगा के बैठे हैं। अब कहाँ जाएं? कमाई धमाई है ही नहीं। बच्चे शादीशुदा है, अपना अपना परिवार लेकर रह रहे हैं। अब बुढ़ा बुढ़िया कहाँ जाएंगे? लाइट के, पानी के, रहने के, हर एक चीज के परेशानी है। खाने के, पीने के, इतना तक कि खाने का चीज जो खाना बना के रखे थे वो नसीब नहीं हुआ। सब कुछ इसी में दब गया। पेशे से माली जोगिंदर ने बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर घर बनाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें अपने ही घर की ईंटें बेचकर अपना पेट भरना पड़ेगा। जोगिंदर हर रोज मलबे से 400 से 500 ईंटें निकालते हैं और एक ईंट 1 या 2 रुपए में बेचते हैं। नहीं सर, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं सोचा था जो मुझे अपना ही घर बना के नहीं तोड़ के बेचना पड़ेगा। सर 400-500 ईंट डेली निकलती है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने में ईंट बिकती है? सर यहाँ पे 1 रुपये 1 ईंट बिक रही है। अच्छा, तो आप रोज ही काम कर रहे हो अभी? फिलहाल तो सर यही कर रहा हूँ। अभी काम वाम भी नहीं है कहीं, पूरा काम बंद पड़ा है। यही काम करना पड़ रहा है, खर्चा इसी से निकल रहा है। जोगिंदर की तरह यहाँ मकानों के मलबे में रह रहे अधिकतर लोग मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते थे, लेकिन अब मलबे से ईंटें निकालकर बेच रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ी पर खोरी गांव करीब 40 साल पहले बसना शुरू हुआ था। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के हैं। बिल्डर माफियाओं ने नेताओं और पुलिस से साठगांठ कर यहाँ जमीनें बेची। हरियाणा के इस गांव में बिजली कनेक्शन दिल्ली से दिए गए। बीते 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस गांव के सभी घर तोड़ने के आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार ने इस गांव के कुछ लोगों को नया घर देने का वादा भी किया है, लेकिन जमीन पर हालात बहुत बुरे हैं। बच्चे मलबे में अपने घर का आंगन खोज रहे हैं जिसमें वो खेला करते थे। अपने उस गांव का नाम पता कर रहे हैं जो सड़क किनारे पड़े बोर्ड में कहीं धूमिल हो चुका है। हजारों परिवारों की जिंदगी मझधार में झूल रही है, जहां कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये खड़ंजा बीजेपी के लोगों ने बनवाया तो ये ट्यूबवेल कांग्रेस के लोगों ने बनवाया, और इस तरह से पुलिस, बिल्डरों और नेताओं की मिलीभगत से करीब 1 लाख की आबादी वाला ये गांव तैयार हो गया। लेकिन अब सजा मिल रही है इन गरीब लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं। गलती इतनी है कि इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ आशियाने ले लिए। फरीदाबाद के खोरी गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
और जो गरीब लोग इस तरह फंस जाते हैं उन्हें फंसाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होती कम ही दिखती है। इस मामले में होगी नहीं होगी कह नहीं सकते। कोरोना महामारी की चपेट में हजारों भारतीय आए, लेकिन महिलाओं पर इसकी मार कुछ ज्यादा ही पड़ी और उसकी कई वजह हैं। घरेलू हिंसा की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही आर्थिक असमानता और सेहत की पूरी देखभाल न होना भी एक बड़ा पहलू है। महिलाओं की इन तमाम समस्याओं को लेकर हमारी सहयोगी अंबिका सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि सुजैन फर्ग्यूसन से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुजन फर्ग्यूसन, वो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है यूएन वुमेन के। सुजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें, वाटर एंड सैनिटेशन सबसे ज़रूरी चीज़ें, खासकर औरतों के लिए, लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में कई बार महिलाएं, यंग गर्ल्स होती हैं, वो स्कूल छोड़कर पानी लेने जाती हैं क्योंकि घर पे पानी नहीं है, या स्कूल के दिनों पर उनको मेंस्ट्रुएशन की वजह से स्कूल मिस करना पड़ता है। इसके बारे में क्या किया जा सकता है? ग्राउंड पे कैसा काम करना चाहिए? That's right. Yeah, that actually is a human right. वैसे पानी की आपूर्ति और स्वच्छता हर मनुष्य का अधिकार है और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज भी घरों में पानी की आपूर्ति का भार औरतें ही उठा रही हैं और कई लड़कियां महामारी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि अभी भी उन तक हाइजीन प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच रहे हैं और स्कूल में भी जो शौचालय हैं उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। वहीं स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय होना जरूरी है क्योंकि महिलाओं के साथ कई यौन उत्पीड़न की खबर यहीं से आती है। यहाँ तक कि इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि लड़कियों के शौचालय में रोशनी हो, साथ ही महामारी के दिनों के लिए सैनिटरी पैड भी स्कूल में उपलब्ध हो। रैकेट की पार्टनरशिप के बारे में हमें बताइए और कितना जरूरी है कि कॉर्पोरेट्स भी आगे आएं और मदद करें ताकि जो ये SDG गोल्स हैं इस तक हम इस मुकाम तक पहुंच सकें। The partnership with Reckitt is actually really crucial because रैकेट के साथ हमारी साझेदारी बहुत जरूरी है क्योंकि रैकेट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर आप उनका काम देख सकती हैं। रैकेट के साथ मिलकर हम महिलाओं के कौशल को विकसित करने का काम करने वाले हैं ताकि महिलाओं को पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में रोजगार मिल सके। And being able to skill them so that they can get jobs in the water and sanitation sector that are more formal. हमसे बात करने के लिए सुजन बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, thank you so much for having me. It's really been a pleasure.